हाँ जी। मेरे लाल, मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरे चमनप्राश, कैसे हो सारे के सारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं भैया? क्लास 11th में आ गए हैं, बड़ी क्लास है तो बड़े बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब 9th 10th हमने सबने कर ली। ठीक है। अब थोड़े थोड़े बेसिक से कंसेप्ट्स जो थे वो आप लोग पहले वाली क्लास में पढ़ के आ चुके हो, उनको थोड़ा सा कवर करेंगे। और आज के इस लेक्चर में एकदम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेंगे आज कवर। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना, सब चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट आने वाली है इसमें। मोल कंसेप्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह काफी सारी चीजें नई होने वाली है, थोड़ा सा हायर लेवल होने वाला है। तो आराम आराम से हौले हौले उसको डिस्कस करेंगे। और अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 9th में हम मैटर नाम के एक प्राणी को पढ़ के आए थे। याद है क्या होता था मैटर? जल्दी से बताओ चलो। मैटर उसको बोलते थे बच्चों विच अ बॉडी विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का कोई मास हो और उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी हो। ठीक है ना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार फटाफट से, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। मैटर क्या होता था? हैव मास एंड ऑक्यूपाई, क्या लिखते थे हम? स्पेस। क्लियर हो गया? ठीक है जी। एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैटर की बच्चों याद हो तो आप लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन याद हो, आप लोगों ने करी थी क्लास 9th में, हाँ कि ना? क्या थी हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में? मैटर की 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आती थी, है ना? क्या होती थी बच्चों? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद आया कुछ? क्या होती थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? तो थोड़ा सा एक बारी फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे क्या क्या पढ़ के आए हो और क्या क्या चीजें थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है। तो मैटर, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो मैटर की क्लासिफिकेशन होती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। एंड इसमें हमारे पास बच्चों दो चीजें आती हैं। क्या आती है हमारे पास? दो चीजें। क्या क्या होती हैं आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस। क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? किसी भी चीज को हम प्योर कब बोलेंगे? किसी भी चीज को प्योर हम सीधी सीधे बोलूं तो तभी बोलेंगे जब उसमें कुछ मिलावट ना हो, पर हमको ऐसे डिफाइन नहीं करना है। प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर ओनली मेड अप ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एग्जांपल से समझते हैं। मैं मार्केट में गया, प्योर गोल्ड लेके आया, मैं उसको प्योर गोल्ड कैसे बोलूंगा? वो प्योर तब होगा बच्चों जब वो सिर्फ गोल्ड जो है वो गोल्ड के एटम से ही बना है। सिल्वर लेने गया तो सिल्वर सिर्फ सिल्वर के एटम से ही बना है। समझ में आ रही है बात? यानी कोई भी सब्सटेंस प्योर तभी कहलाया जाएगा जब वो उसी के ही खुद के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बना हुआ हो और कोई पार्टिकल उसमें मिक्स्ड ना हो। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर ओनली मेड अप ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। शाबाश, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में बच्चों। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंसेस बच्चों दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक को हम एलिमेंट बुला देते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड। याद आ रहा है कुछ कुछ क्या क्या पढ़ के आए थे? एलिमेंट और कंपाउंड। चलो ठीक है। इस ब्रह्मांड में बच्चों हमारे पास कुल मिला के 118 एलिमेंट्स है। कितने? 18। 118 एलिमेंट्स हैं। और इन 118 एलिमेंट्स में से बच्चों 92 क्या है हमारे पास? नेचुरली अकरिंग है, जो धरती में खोद के पाए जाते हैं बेसिकली, राइट। और बचे कुछ जो 26 होते हैं वो क्या है बच्चों? मैन मेड हैं। हमको सिलेबस बढ़ाने का शौक था तो हम लोगों ने बना दिए। क्लियर हो गया? एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरल है और 26 मैन मेड हो गए। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। क्या? एलिमेंट्स भी तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटल। याद आया? क्या बोलते थे? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्या बोलते थे? मेटलॉइड्स। वेरी गुड। चलो जी शाबाश, मजा आ रहा है। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस,
एलिमेंट और एलिमेंट तीन तरीके के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? वो एलिमेंट से ही बनता है। जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाए, तो क्या बनता है? आपका एक कंपाउंड बनता है ना। चलो, कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास। क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर हो गया जी? ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है तो जल्दी से बताओ। अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट का बच्चों पार्टिकल नेचर क्या होता है, क्या बोल रहे हो? एलिमेंट का पार्टिकल नेचर क्या होता है? तो प्लीज याद रखना, क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। एक एलिमेंट छोटे छोटे एटम से बनता है। किससे बनता है? छोटे छोटे एटम से बनता है। अच्छा, यही चीज हम कंपाउंड में भी कर लेते हैं। कंपाउंड का अगर बच्चों पार्टिकल नेचर पूछता है, क्या होने वाला होगा? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है जी। इसको भी प्लीज कृपया करके याद रखना। बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस तो हो गया हमारा। इसी के साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास बच्चों, उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। याद है? दो या दो से ज्यादा चीजें हम मिक्स कर दे तो उसको एक मिक्सचर कहलाते थे। और मिक्सचर आगे याद हो तो दो तरीके का होता था बच्चों। क्या क्या होता था? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। पढ़ के आए हो कि नहीं? होमोजीनस और हेटेरोजीनस, है ना। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीजें आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं, बराबर से मिक्स होती हैं, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते थे। और हेट्रोजीनस जिसमें बराबर से मिक्स ना हो, जैसे मैंने पानी में ऑयल मिला दिया, पानी में मिट्टी मिला दी, पानी में चॉक पाउडर मिला दिया, ये सब चीजें आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये हेट्रोजीनस में आएंगी। ठीक है? और ऐसी चीजें जो आपस में मिक्स हो जाए, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें क्या होंगी बच्चों? होमोजीनस होंगी। ठीक है? ओके जी, क्लियर हो गया जी? जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। ओके, ठीक है। मैटर क्या था? हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशंस हमने कर ली है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े? कर लिया नोट? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो, अब थोड़ी सी बेसिक सी चीजें हैं कि हम लोग यहाँ इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में ही क्यों, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हम किन्हीं किन्हीं चीजों को बच्चों मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इन चीजों से हमको डील करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, 11th और 12th और आने वाले कॉलेज में क्लासेस में जो होंगी तुम्हारी। ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें मेजर करते हैं बच्चों हम? सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास, वो आती है टेम्परेचर। क्या आती है? टेम्परेचर। ठीक है? तापमान। टेम्परेचर का बच्चों यहीं से ही पढ़ते हैं कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। क्या एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। क्या होती है बच्चों? केल्विन होती है, जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और अगर मैं अलग यूनिट्स की बात करूं, यानी कि अदर यूनिट्स, क्या अदर यूनिट्स क्या क्या होती हैं? डिग्री सेल्सियस बोल लो या फिर फ़ारेनहाइट बोल लो। क्या बोल लो? डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक है जी? क्लियर है? टेम्परेचर, उसकी एसआई यूनिट और अदर यूनिट्स। आओ इसी में ही हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूले भी आएंगे बच्चों, तो इन पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो है वो होता है कि केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। ठीक है? आपको केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देता है और दूसरा निकालने को बोलता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गया? आओ इसी के साथ एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को याद रखना है। क्या है वो? फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, प्लस में 30 का 2, 32। ठीक है जी? क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन करो अच्छे से। क्या बात कर रहे हैं हम? किन किन चीजों को मेजर करना है? तो सबसे पहले टेम्परेचर की हमने बात कर ली। ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है? और प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट
और अदर यूनिट्स, है ना। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? पास्कल। क्या होती है? पास्कल, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। और अगर अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो काफी सारी हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, बार बोल सकते हैं, ठीक है, टॉर बोल सकते हैं, ठीक है जी, या फिर MMHG, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। क्लियर हो गया? अलग अलग यूनिट्स हैं, एसआई और अदर यूनिट्स, इन पे ध्यान देना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों वो है हमारे पास वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम, ठीक है जी। वॉल्यूम तो बेसिक है, क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, किसी का क्यूब लेना होता है हमको, या तो हम सेंटीमीटर क्यूब कर दे, मीटर क्यूब कर दे, ठीक है। तो क्यूबिक फॉर्म में हम लोग वॉल्यूम को निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास जो अगला है उसको बोलेंगे हम मास। क्या बोलते हैं बच्चों? मास। और मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी। चलो जी, लास्ट जो है बच्चों जिसको हम मेजर करेंगे उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। एंड डेंसिटी याद होगा क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। क्या होती थी? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग क्वेश्चंस में मेजर करेंगे, ठीक है। जिन चीजों का ध्यान देना है यूनिट्स वाइज एंड फॉर्मूला वाइज, इन चीजों को अच्छे से प्यार से हौले से नोट डाउन कर लो। ओके जी, ठीक है, क्लियर है। इंट्रोडक्शन में मैटर के बारे में बताया एंड क्या क्या चीजें मेजर करनी है, इन चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई कर रही है भैया, बड़ी क्लास में आ गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। आगे बढ़े। ओके जी, चलो जी। अब नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में बच्चों हम क्या करने वाले हैं? लॉस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 5 लॉ है, जिसमें से 2 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कुछ कुछ अगर सब पढ़ के आए हो तो, ठीक है। चलो, सबसे पहला हमारे पास कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था, है ना, कि अगर मैं किसी और प्लैनेट पे जाता हूं तो मेरा वेट वेरिएबल होता है, बट मेरा मास हर जगह क्या रहेगा? पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। यानी मैं अगर यहां अर्थ पे हूं तो मेरे पास एक दिल है, मैं अगर मून पे जाता हूं तब भी एक दिल है, किसी भी प्लैनेट पे जाता हूं तब भी एक दिल है। तो मेरे अंदर जो मास है, एक फॉर्म ऑफ मैटर है, वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। बट हाँ, मेरा वेट चेंज हो सकता है। तो ये लॉ यही बात करता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो डेफिनेशन समझ ली, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में बात करूं बच्चों, क्या एक केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि आप लोगों को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स याद होंगे, राइट। तो ये बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए? हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है जी। क्या बोलता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आओ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। क्या है बच्चों? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? CO2 देता है। क्या देता है? CO2, राइट। तो ये हो गए रिएक्टेंट्स, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। आओ मास देखते हैं। कार्बन का मास बच्चों कितना होता है हमारे पास? 12 ग्राम, राइट। चलो ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 इंटू 2, क्या 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 ग्राम, राइट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां कितना आता है? 44, और उधर भी कितना आया? 44। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तभी यहां पर बोल रहा है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आओ समझते हैं। आपको पता है यहां 44 रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि यहां पर ऑटोमेटिकली 45 ग्राम आंसर आ रहा है आपका, कि 1 ग्राम हवा में क्रिएट हो गया कहीं, राइट। या फिर आपका आंसर 43 ग्राम आ रहा है कि 1 ग्राम कहीं पे
डिस्ट्रॉय हो गया खुद ब खुद, ऐसा नहीं होता, राइट। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही आपका वहां पर बनना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से समझ लिया है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। टेढ़ू मेढ़ू लग रहा है ये, है? यहाँ इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़े, कर लिया जी, डिंग डिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या बोलता है? देखो हम लोगों, मैंने तुम लोगों को याद हो बताया था, यहां पे क्या बताया था कि ये जो कंपाउंड है ना, ये किससे बना था? एलिमेंट से बना था, याद है? एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? एक कंपाउंड बनता है। अब ये लॉ क्या बोलता है कि एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशो बाय वेट में कंबाइन करते हैं। फिर से सुन लो, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो बाय वेट में एक कंपाउंड बनाने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज मैं तुम कंजरों को बोल रहा हूं कि ये रहा भैया दुनिया का पानी, है ना। ये क्या लिख दिया हमने यहाँ? पानी लिख दिया। पानी तो पता है ना, H2O। और मैंने तुमको बोला कि जाओ फटाफट से ये वाला पानी जरा लेकर आओ समुद्र में से। बोला है तो लेकर आओ। ये वाला पानी लेकर आओ बारिश में से, और यही पानी लेकर आओ नलके में से। कहां से? वो टैप वाटर नहीं होता, नलके में से लेकर आ जाओ, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली और सुनते ही बोला कि सर मैं ले आया, फर्क क्या है ये तो समझा दो। सर मैं समुद्र से लेके आया तो भी मेरे को H2O मिला, बारिश का लेके आया तब भी मेरे को H2O मिला, और नलके में से लेकर आया तब भी मेरे को H2O मिला। अब समझते हैं कि ये लॉ बोलता क्या है, ठीक है। मैंने बोला कि यहां पानी तुम हर जगह से लेके आए, इसमें एलिमेंट्स कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनका वेट देखते हैं। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो कुल मिला के यहां पर हो गया 2 वेट क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का वेट होता है 16, राइट। तो 2:16 इसका रेशो हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, इसका भी क्या होने वाला है? 2:16। अगले पे बढ़ते हैं, इसका भी क्या है? 2:16। ठीक है जी, क्लियर है जी। सिंपलेस्ट रेशो भी निकालते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1:8। ये भी क्या आया? 1:8। ये भी क्या आया? 1:8। ठीक है जी, 1:8। यही ये लॉ बोलता है। क्या बोला है इसने? कि दुनिया में से तुम पानी कहीं से भी उठा के ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय वेट 1:8 रहने वाला है। फिर से बोल दूं, दुनिया में तुम पानी कहीं से भी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय वेट क्या रहने वाला है? 1:8, 1:8, 1:8। कहीं से भी लेके आ जाओ। अगर वो 1:9 निकलता है, कुछ भी निकलता है 1:8 के अलावा, तो वो पानी नहीं है, वो कुछ और होगा। 1:8 किसके लिए हो गया? हमारा पानी के लिए हो गया। ऐसे समझो कि अगर मैं तुमको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। दुनिया में से तुम कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लाओ, आओ यहां पर रेशो देखते हैं। कार्बन का वेट होता है बच्चों 12, O2 का वेट होता है 32। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 रेशो आ गया। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो बाय वेट 3:8 होता है, फिक्स है, कहीं से भी उठा के ले आओ। क्लियर हो गया? डेफिनेट है, ठीक है। आई होप ये लॉ समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में, और वो हर कंपाउंड में एलिमेंट्स के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए जी। नेक्स्ट अपने थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का थोड़ा सा बड़ा भाई है। आओ इसको थोड़ा सा पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है बच्चों? इसने बोला आपको कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लो। क्या ले लो? कोई भी 2 एलिमेंट ले लो। मैंने अपनी मर्जी से लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? कोई भी 2 एलिमेंट लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि इनसे कंपाउंड बना दो। कंपाउंड भी बना दिया, चलो सर हम पानी पीते हैं तो हमने पानी ले लिया, एक हमने H2O2 बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। फिर से बोलू, दो एलिमेंट लो, उनसे कंपाउंड बना दो। कंपाउंड तो बना लिए सर, अब इन कंपाउंड में एक भाई साहब ऐसा होगा जिसका मास फिक्स है। क्या, एक भाई साहब ऐसा है जिसका मास फिक्स है। यहां पर हाइड्रोजन का मास देख सकते हो कितना है, 2 है। यहां पे भी हाइड्रोजन का मास देख सकते हो कितना है, 2 है। क्लियर हो गया। जो दूसरा वाला भाई साहब होगा उसका मास अलग होगा, दूसरे वाले भाई साहब का मास अलग होगा। यानी कि ऑक्सीजन का मास यहां पर क्या है, 16 है। यहां पे ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 32 है। क्लियर हो रहा है। फिर से सुन लो, दो एलिमेंट ले लो, उनसे कंपाउंड बना दो, उनमें एक भाई साहब यानी कि एक एटम का मास फिक्स रहेगा, दूसरे वाले का अलग होगा। जिसका अलग है, क्या कह रहा हूं मैं, जिसका अलग है उनको साथ मिलाओ, उनको साथ मिलाओ और उनका रेशो निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चों, उनका रेशो निकाल दो। तो 16:32 कितना होगा बच्चों, 1:2। क्या होता है, 1:2। और ये होता है एक स्मॉल नंबर रेशो। क्या होता है ये, क्या होता है बच्चों, स्मॉल नंबर रेशो, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको, यहां पे हमको ये समझ में आया कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनसे कंपाउंड बना देंगे, उनमें एक एटम का मास फिक्स, दूसरे वाले का अलग, अलग वालों का रेशो निकालो, वो होंगे स्मॉल नंबर रेशो में। किसमें होंगे, स्मॉल नंबर रेशो में, ठीक है। स्मॉल नंबर रेशो क्या होता है इसको भी समझ लो। स्मॉल नंबर रेशो का मतलब होगा एक नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक नंबर का डिफरेंस। यानी कि 1 के बाद आना चाहिए 2, 2 के बाद आना चाहिए 3, 3 के बाद आना चाहिए 4। एक एक नंबर का डिफरेंस। 3:5 नहीं चलेगा, 1:3 नहीं चलेगा। स्मॉल नंबर रेशियो का मतलब एक नंबर का डिफरेंस। ठीक है जी, क्लियर है। ये बोलता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है जी। और यहां पर देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, जो यहां पर अलग अलग कंपाउंड बना दिए। ठीक है, क्या वो लिखा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास क्या था बच्चों, फिक्स था, यही था मैंने बोला था, और दूसरे वाले का अलग होगा। तो जो अदर एलिमेंट है वो देखो क्या लिखा है, रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी कि स्मॉल नंबर रेशो में रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल नंबर रेशो में रहेगा, है ना। तो कभी कभार डेफिनेशन दिमाग घुमा देती है, पर मैंने आसानी से समझा दिया। क्लियर हो गया। आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, समझे। ठीक है, मैंने आपको बोला कोई भी दो एलिमेंट ले लो। मैंने इस बार लिए बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या ले लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इनसे क्या बना दो बच्चों, कंपाउंड बना दो। क्या बना दो बच्चों, कंपाउंड बना दो। ये भाई ठीक है, चलो कंपाउंड बनाते हैं। तो हमने बनाया NO2 और मैंने ले लिया NO3, ठीक है। NO2 और NO3 हमने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया, ठीक है जी, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास क्या है, फिक्स है, सेम है। तो यहां नाइट्रोजन का मास क्या है बच्चों, 14 है। यहां पे भी नाइट्रोजन का मास क्या है बच्चों, 14 है। दूसरा जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसका मास क्या है बच्चों, अलग है। यहां पर ऑक्सीजन का मास है 32, यहां पे ऑक्सीजन का मास है 48। तो जो अलग है उनको साथ में लेकर आओ, तो 32:48 का रेशो निकाल दो। 32:48 का क्या निकाल दो बच्चों, रेशो निकाल दो। क्या आएगा यहाँ, 2:3। क्या आ जाएगा, 2:3। स्मॉल नंबर रेशो, एक नंबर का डिफरेंस है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। दो एलिमेंट उठाओ, कंपाउंड बनाओ, एक का मास फिक्स, दूसरे का अलग, अलग वाले का क्या निकाल दो, रेशो निकाल दो, स्मॉल नंबर रेशो आ जाएगा। ठीक है, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओके जी, शाबाश, मजा आ गया। नेक्स्ट लॉ पे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो जी, नेक्स्ट जो फोर्थ लॉ है, क्या है ये हमारे पास, गे लुसाक लॉ, ठीक है।
सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो लॉ होने वाला है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो आपका लॉ है, ये लॉ होगा सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। किसके लिए? देखो यहां लिखा हुआ है, किसके लिए है? गैसेस के लिए ही ये लॉ है। क्लियर हो गया? और गैसेस के लिए हम किस टर्म्स में बात करेंगे? वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे। फिर से लिख देता हूं मैं, ये वाला जो आपका लॉ है ये किसके लिए है? गैसेस के लिए है। किसके लिए है यार? गैसेस के लिए। ठीक है। और अगर गैसेस के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि गैसेस के लिए हम बात करेंगे किस में? वॉल्यूम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बात करेंगे बच्चों? वॉल्यूम के टर्म्स में। फिर से बोलूं, ये लॉ है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। और गैसेस के लिए हम बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम के टर्म्स में। एग्जांपल से समझते हैं। आओ देखो क्या है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है N2। क्या लिखा मैंने यहां यार? इसको हम ऐसे लेते थे, ये ठीक है। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है मैंने यहां। एक रिएक्शन लेते हैं हम, N2 प्लस H2। N2 प्लस H2 क्या दे रहा है बच्चों हमको? NH3। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला? सब के सब क्या होने चाहिए बच्चों? गैसेज है। ठीक है, तो ये भी क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, और ये अमोनिया भी क्या है बच्चों? एक गैस है। ठीक है, क्लियर है जी? अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस आउट करते हैं। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके। ये हमने रिएक्शन क्या कर दी? बैलेंस। आराम से सुन लो, ये लॉ गैसेस के लिए है, वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेंगे। एक रिएक्शन लिख दी, इसमें सब के सब क्या है? गैसेस है। अब मैंने इसको बैलेंस कर दिया। चलो ठीक है, बैलेंस करते ही अब इसका थोड़ा मोल्स वाला हिसाब देख लेते हैं कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां नाइट्रोजन के बच्चों कितने मोल हैं? 1 मोल है। कितना मोल है यहां बच्चों? 1 मोल नाइट्रोजन है। जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के कितने मोल से बच्चों? 3 मोल से। तो मैं लिख देता हूं 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। जो आगे क्या दे रहा है? 2 मोल अमोनिया दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? 2 मोल अमोनिया दे रहा है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया। मोल्स के टर्म में लिख दिया, आराम से सामने सामने दिख रहा है। पर मैंने क्या बोला कि हम किसके टर्म्स में बात करते हैं बच्चों? वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं, राइट? तो यहां वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यानी कि मैं लिख रहा हूं 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है एक क्या? 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है मेरे पास। ठीक है, जो दे रहा है मुझे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, जो दे रहा है मुझे 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैं बस एक मोमेंटम बना रहा हूं। ठीक है, लॉ गैस के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में रिएक्शन ले ली, गैसियस रिएक्शन, उसको मैंने मोल्स के टर्म में लिखा कौन कितने से रिएक्ट कर रहा है। पर हम गैसेस के लिए वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो वॉल्यूम के टर्म्स में सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब ये लॉ क्या बोलता है सुनो बच्चों, अगर मैं किसी की वॉल्यूम चेंज करूंगा, क्या करूंगा? किसी की वॉल्यूम चेंज करूंगा, राइट? सपोज मैंने यहां इसका वॉल्यूम कर दिया 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन। क्या कर दिया? 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन। देखो, 1 वॉल्यूम से मुझे कितना मिल रहा था? 3 मिल रहा था। तो 2 से कितना मिलेगा? 3 का डबल। कितना हो जाएगा ये? 6 वॉल्यूम हाइड्रोजन। 1 से 3, तो 2 से कितना मिलेगा? 6। आगे बढ़ते थोड़ा सा, चलो देखो, 1 से मुझे ये कितना मिल रहा था बच्चों? 2 मिल रहा था। तो 2 से कितना मिलेगा? 2 से मिलेगा मुझे 4। हाँ कि ना? 2 से मिलेगा मुझे 4 अमोनिया। यही आपका लॉ है जो बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या बोला इसने? इसने आपको बोला बच्चों कि अगर आप एक गैसियस रिएक्शन जो है जिसमें हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो किसी गैस की वॉल्यूम अगर चेंज करोगे तो सामने वाले की भी चेंज होगी। क्लियर हो रहा है? जैसे 1 से 3 रिएक्ट कर रहा था तो 2 से कितना करेगा? फिर 6 करेगा। मेंटेन होनी चाहिए ना वॉल्यूम, तो किसी की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होगी। यही गेल-लुसाक लॉ है। क्लियर हो गया? गेल-लुसाक लॉ गैसेस के लिए बात करता है वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम अगर चेंज होगी किसी गैस की तो सामने वाली गैस की भी चेंज होगी। बढ़ाओगे बढ़ेगी, कम करोगे कम होगी। क्लियर?
ओके जी, पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, इसको भूलना मत, ठीक है। चलो पॉज करो इसको और नोट डाउन करो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ आएगा, लास्ट लॉ है एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ। क्लियर? आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास एवोगाड्रो लॉ आता है। बहुत सारे लॉ हो गए, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, एवोगाड्रो लॉ जो होता है बच्चों, ये गे लुसाक के थ्रू ही आया है। किसके थ्रू आया है? गे लुसाक के थ्रू ही आया है। ये भी गैसेस के लिए है। इसने सिर्फ एक लाइन बड़ी स्पष्ट बोल दी थी, उसको समझते हैं। ये लॉ क्या बोलता है? देखो, ये लॉ बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, यही ये लॉ बोलता है। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आओ, सपोज करो बच्चों कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास कौन सी गैस है? मेरे पास है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है इसमें, ठीक है। ठीक है जी। और एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इंफॉर्मेशन पे ये बोल दिया आपको कि इस कंटेनर में आपके पास 1 लीटर नाइट्रोजन गैस है। क्या है? 1 लीटर नाइट्रोजन की गैस है, ठीक है। 1 लीटर इसकी वॉल्यूम होगी, जिसमें नाइट्रोजन के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स तो होंगे, हाँ कि ना। इस कंटेनर में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, कुछ है वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना उसके। तो उसने ये भी बोल दिया कि 1 लीटर नाइट्रोजन में आपको 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं N2 गैस के, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, अगर मैं इस गैस की वॉल्यूम कर दूं 2 लीटर, क्या कर दूं? 2 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर पर 100 मॉलिक्यूल थे, 2 लीटर पर डबल नहीं हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे यहां? 200 मॉलिक्यूल। कितने हो जाएंगे यहां? 200 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस के, हाँ कि ना। आओ एक और देखते हैं। अगर मैं बच्चों यहां पर वॉल्यूम कर दूं हाफ, क्या कर दूं? मैंने कर दिया आधी लीटर नाइट्रोजन गैस। क्या कर दी? आधी लीटर कर दी। भाई 1 लीटर पर 100 थी, कितनी थी? 100 थी। तो आधा कर दूंगा तो 50 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, हाँ कि ना। कितने हो गए यहां? 50 मॉलिक्यूल ओ नाइट्रोजन ओ गैस के, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों? कम, ठीक है। बड़ी स्पष्ट लाइन में एवोगाड्रो लॉ यहां खत्म होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। वॉल्यूम इंक्रीज तो मॉलिक्यूल इंक्रीज, वॉल्यूम कम तो मॉलिक्यूल्स भी कम। क्लियर? पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या करा है बच्चों? एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखने की कोशिश करी है, ठीक है। हायर क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक कंसेप्ट्स मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। क्या क्या है याद रखना है इसको, ठीक है। मैटर के बारे में सब बताया, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन जो कुछ भी पढ़ के आए हो, एक फ्लैशबैक जरूर दिया है ताकि थोड़ा सा याद रहे क्या पढ़ के आए हो, ठीक है। जरूरी है वो चीजें। मेजरमेंट्स की बात करी थी हमने कि क्या क्या चीजें मेजर करेंगे। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया और डेंसिटी हो गया। ये 5 चीजों पे हमारा कोर फोकस रहेगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने लॉज की बात करी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। कुल मिला के हमने 5 लॉ कर लिए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। आई होप आज का ये लेक्चर समझ में आया है, ठीक है। अच्छे से हौले हौले आराम से पढ़ाई करो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करेंगे, राइट। मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में पहले हुआ करता था, अब तो हटा दिया तुम लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं। जितनी आसानी से होगा मोल कंसेप्ट को आराम से पढ़ेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।